जय हिंद साथियों, मैं आपका साथी योगेश एक बार फिर से हाजिर हूं आपके लिए एक और नई महत्वपूर्ण वीडियो लेकर। साथियों, ये वीडियो जो है यूपीएससी के साथ साथ ही राज्यों के जो प्रशासनिक सेवा बोर्ड हैं उनके लिए भी समान रूप से उपयोगी है और यहां से बड़ी संख्या के अंदर जो है प्रतियोगी प्रश्न पूछे जाते हैं। हर बार यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं क्योंकि ये टॉपिक ही अपने आप में एक बहुत बढ़िया टॉपिक है, संविधान का भाग 3, जिसकी आज हम चर्चा करेंगे और इस टॉपिक का नाम है मूल अधिकार। तो हम ज्यादा देर नहीं करते हैं और आज मूल अधिकारों के ऊपर चर्चा करते हैं। साथियों, संविधान के भाग 3 में जो मूल अधिकार दिए गए हैं इन्हें हम मैग्ना कार्टा भी कहते हैं और मैग्ना कार्टा का सीधा सा मतलब होता है अधिकारों का पत्र, यानी मूल अधिकारों को मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। उसी के साथ संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक जो है मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है। 26 जनवरी 1950 के दिन, जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था, उस दिन हमारे संविधान के अंदर 7 मूल अधिकार थे, लेकिन वर्तमान में जो है हमारे संविधान में भारत के जो नागरिक हैं उन्हें 6 मूल अधिकार मिले हुए हैं। तो एक मूल अधिकार कौन सा है? वो मूल अधिकार है संपत्ति का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 19 में भी दिया हुआ था और अनुच्छेद 31 के अंदर भी उसका वर्णन था। उसे 44वां संविधान संशोधन 1978 से जो है मूल अधिकारों की श्रेणी से हटा दिया गया और वर्तमान में संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 300 क में यह एक कानूनी अधिकार है। इस बात को हमें ध्यान रखना है, यानी वर्तमान में भारतीय नागरिकों को 6 मूल अधिकार मिले हुए हैं और इन मूल अधिकारों का हम आज विस्तार से अध्ययन करने वाले हैं कि कैसे कहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात भी आपके सामने मैं रखूंगा कि क्या क्या जो है प्रश्न बनने की संभावना रहती है। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि मूल अधिकारों को जो है वो मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है और ये बात आप समझ भी गए होंगे। और भाग 3 के जो है वो अनुच्छेद 12 से 35 में इनका उल्लेख किया गया है और संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से हमारे मूल अधिकार प्रेरित है। 26 जनवरी 1950 के दिन जब संविधान लागू हुआ 7 मूल अधिकार थे, वर्तमान में 6 मूल अधिकार है। अब देखिए अनुच्छेद 12 में क्या है? राज्य की परिभाषा है। ठीक है, अनुच्छेद 12 में क्या है? राज्य की परिभाषा है। ठीक है, यह बात आपको याद रखनी है। और भाग 3 के लिए जो मूल अधिकार है उनके लिए राज्य की परिभाषा जो है वो बताई गई है भी राज्य क्या है। क्योंकि देखिए, यदि हमें कोई चीज चाहिए, मान लीजिए हमें अगर एक नमक की थैली चाहिए तो निसंदेह जो है हम परचून की दुकान पर जाएंगे, किसी इलेक्ट्रिक शॉप पर नहीं जाएंगे। आपको ये बात अच्छे से पता है। ठीक उसी प्रकार हमारे मूल अधिकार क्या है ये तो चलो हमें पता लग गया, लेकिन हम मूल अधिकार मांगेंगे किससे, कहां जाकर मांग करेंगे, ये बात भी हमें पता होनी चाहिए। तो हमें यह हमारे संविधान द्वारा बताया गया कि आपको आपके मूल अधिकार राज्य देगा। और यहां राज्य से मतलब राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, गुजरात, पंजाब, हरियाणा नहीं है। यहां राज्य से मतलब संपूर्ण भारत से है। यह बात आपको याद रखनी है। और अनुच्छेद 12 में क्या बताया गया है? राज्य की परिभाषा बताई गई है। आपको यह बात भी मैं बता दूं कि जिस प्रकार भाग 3 में अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा बताई गई है, यही राज्य की परिभाषा जो है भाग 4 के जो नीति निर्देशक तत्व है उनके लिए भी लागू होती है। जब हम नीति निर्देशक तत्व पढ़ेंगे तो वहां पर भी राज्य की परिभाषा का उल्लेख आता है, क्योंकि जिस प्रकार हमारे अधिकार हैं ठीक उस प्रकार भाग 4 क में हमारे मूल कर्तव्य दिए गए हैं, यानी नागरिकों के मूल कर्तव्य हैं। और भाग 4 में जो है अनुच्छेद 36 से 51 में राज्य यानी कि भारत की जो केंद्र सरकार है उसके कुछ जो है कर्तव्य हैं उनका उल्लेख जो है वो नीति निर्देशक तत्वों में किया गया है। ये बात आपको अच्छे से मैं आगे समझाऊंगा आगे के वीडियो में। अभी आपको याद रखना है कि भाग 3 के अनुच्छेद 12 में जो है वो राज्य की परिभाषा दी गई है और यही परिभाषा जो है नीति निर्देशक तत्वों पर भी लागू होती है। अब आपको यहां ये बात अच्छे जानकारी में दूंगा, क्योंकि देखिए मेरा काम ये नहीं है कि मैं आपको सरसरी तौर पर ऊपरी बातें बता दूं वीडियो पूरा करने के लिए। मेरी
पूरी कोशिश यही रहती है कि वर्तमान में जो परीक्षा का ट्रेंड है और जैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो एक एक बात मैं जो है आपको वीडियो के माध्यम से बताऊं कि क्या प्रश्न आएगा। अब आजकल देखो ये प्रश्न पूछा गया है पहले कि अनुच्छेद 12 के अनुसार राज्य में कौन कौन शामिल है, 3 बातें दी गई और चौथी बात जो गलत थी वो वहां से हटा दी गई और प्रश्न ऐसा आ गया है। सामान्य बात, लेकिन बहुत से विद्यार्थियों का यह प्रश्न गलत हो गया, पर अब यह प्रश्न गलत नहीं होगा। हम आगे बात करें उससे पहले मैं आपको डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब की एक बात कहना चाहूंगा। साथियों, सपने वो नहीं होते हैं जो नींद में आते हैं, सपने तो वो होते हैं जो नींद ही ना आने दे और अपने लक्ष्य के लिए हमें हमेशा प्रेरित रखे, हमारे अंदर आग जगा कर रखे कि हमें हमारे लक्ष्य को प्राप्त करना है और उस लक्ष्य को हम अब सभी साथी मिलकर प्राप्त करेंगे। वो चाहे पटवारी की परीक्षा हो, ग्राम सेवक की परीक्षा हो, सीईटी का एग्जाम हो, जूनियर अकाउंटेंट का एग्जाम हो, आरएएस का एग्जाम हो या यूपीएससी का एग्जाम हो या अन्य किसी भी प्रतियोगी परीक्षा का एग्जाम हो, हम सभी साथी उस एग्जाम को मिलकर तोड़ेंगे और मिलकर ही चयनित भी होंगे। इस बात को याद हम रखेंगे और दिल में संजोकर जो है अच्छे से तैयारी करेंगे। खैर आगे चलते हैं और राज्य में क्या क्या शामिल है। एक तो देखिए भारत की सरकार और संसद, संसद यानी लोकसभा और राज्यसभा, फिर राज्यों की जो सरकारें हैं, उसके अलावा वहां के विधानमंडल यानी कि वहां की विधानसभा और उसके अलावा वहां की विधान परिषद। जैसा कि आप सभी साथियों को यह बात अच्छे से पता होगी, नहीं पता है तो मैं बता देता हूं कि भारत के सभी राज्यों में विधानसभा है, लेकिन विधान परिषद यानी कि जो दूसरा सदन है ये ठीक उसी प्रकार है जिस प्रकार राज्यसभा होती है। ये भारत के सभी राज्यों में न होकर भारत के 6 राज्यों में विद्यमान है और विधानसभा सभी राज्यों में। उसी के साथ 3 केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, पुदुचेरी व जम्मू व कश्मीर के अंदर भी विधानसभा है, ये आपको याद रखना है। तो राज्य में क्या क्या शामिल है, भारत की सरकार और संसद, राज्यों की सरकारें एवं विधानमंडल, उसके अलावा स्थानीय प्राधिकारी। अब स्थानीय प्राधिकारी कौन कौन है, जैसे नगर पालिकाएं हैं, ग्राम पंचायतें हैं, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड हैं, ये सभी स्थानीय प्राधिकारी होते हैं। ठीक है, उसके अलावा एक और भाग है राज्य का अन्य प्राधिकारी। अब अन्य प्राधिकारी कौन से हैं, जो संविधान द्वारा या किसी परिनियम द्वारा जो है वो स्थापित किए गए हैं, जैसे कि एलआईसी, ओएनजीसी, भारत के सभी विश्वविद्यालय, राष्ट्रपति, हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यूपीएससी, बीएसएनएल, ये सभी जो है हमारे अन्य प्राधिकारी हैं। ये बात भी आपको याद रखनी है। और ये चीजें जो है ना यहां मैंने लिखी, जैसे कि मैंने एलआईसी लिखा, ओएनजीसी लिखा, विश्वविद्यालय, राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश, यूपीएससी, बीएसएनएल, ये भी आपको याद रखने की कोशिश करनी है, क्योंकि एग्जामिनर जो है वो डेप्थ में कहीं तक भी जा सकता है और ये उसकी एक डेप्थ का हिस्सा हो सकता है। खैर आपको ये बात पता लग गई कि राज्य के अंदर कौन कौन शामिल है, यहां से हम जाकर अपने अधिकार मांगेंगे। हाँ, मैं आपको बता दूं, जिस प्रकार हम बात करते हैं कई बार बीसीसीआई की, ये राज्य का भाग नहीं है, ये बात आपको याद रखनी है। ये एक अपने आप में स्वतंत्र संस्था है, यानी कि जो हमारी टीम इंडिया खेलती है ना, वो बीसीसीआई की भारतीय टीम है, वो भारत का प्रतिनिधित्व नहीं करती, वो बीसीसीआई का प्रतिनिधित्व करती है भारत के लिए। यह बात भी आपको याद रखनी है। खैर आपको ये जानकारी अच्छे से समझ में आ गई होगी, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आगे चलते हैं हम। अब देखिए अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 13 को क्या है कि एक प्रकार से इसको जो है मूल अधिकारों का संरक्षक भी माना जाता है। इसमें उन विधियों के बारे में बताई गया है जो कि मूल अधिकारों का हरण होने से रोकती है, यानी कि किसी प्रकार से मूल अधिकारों को जो है वो कम नहीं किया जा सकता, या किया जा सकता है तो वो क्या शर्तें रहेंगी। और आपको एक बात पता है कि हम हमारे मूल अधिकारों को लागू करवाने के लिए कोर्ट की शरण यानी न्यायालय की शरण जो है हम ले सकते हैं। तो मूल अधिकारों से जो असंगत विधियां हैं उनका उल्लेख अनुच्छेद 13 में किया गया है। ठीक है, और मूल अधिकारों को जो है अनुच्छेद 13 जो है उसे मूल अधिकारों का सुरक्षा कवच भी कहा जाता है। और इसी अनुच्छेद 13 के तहत जो है हमारे न्यायालय जो है, सुप्रीम कोर्ट जो है, हाई कोर्ट जो है,
उन्हें मूल अधिकारों का प्रहरी बनाया गया है। यह बात आपको याद रखनी है। तो मूल अधिकारों का सुरक्षा कवच कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 13 जो है मूल अधिकारों का सुरक्षा कवच है। और भारतीय संविधान का अगर किसी एक अनुच्छेद की बात करें कि सबसे इंपॉर्टेंट अनुच्छेद कौन सा है, तो वो अनुच्छेद 13 है, जो भारतीय संविधान का सबसे इंपॉर्टेंट अनुच्छेद माना जाता है। अनुच्छेद 13(1) पे क्या बात बोली गई है कि संविधान के लागू होने से ठीक पूर्व भारत में प्रवृत्त ऐसी सभी विधियां शून्य होंगी जो कि भाग 3 के उपबंधों से असंगत है। यानी कि जब संविधान लागू हुआ, ठीक है, उससे पहले जो कानून थे, यदि वे कानून भाग 3 के मूल अधिकारों का कहीं विरोध करते हैं, उन पे ओवरलैप करते हैं, तो ये सभी कानून जो है अपने आप में शून्य हो जाएंगे। इस बात का आपको ध्यान रखना है। और फिर 13(2) में क्या बात बोली गई है कि राज्य कोई ऐसी विधि नहीं बनाएगा जो भाग 3 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों को छीनती या शून्य करती है। 13(1) क्या बात बोलता है कि ऐसा कोई भी कानून जो संविधान के लागू होने से पहले था और यदि वो मूल अधिकारों का हरण करता है तो वो अपने आप में शून्य हो जाएगा। और 13(2) में क्या बात बोली गई है कि सरकार जो है वो ऐसा कोई भी कानून नहीं बनाएगी जो मूल अधिकारों को कम करती है या उन्हें शून्य करती है। ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। अब देखिए, मैंने आपको बताया था कि 1978 से पहले संपत्ति का अधिकार जो है वो एक मूल अधिकार था। लेकिन जब ये एक मूल अधिकार था तो बहुत बड़ी जो है वो दिक्कतें सरकार के सामने आने लगी। आम आदमी तो था, उसे बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा और आखिरकार सरकार को एक निर्णय लेना पड़ा। और 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जो ये संपत्ति का अधिकार था, इसे मूल अधिकारों की श्रेणी से निकालते हुए भाग जो 12 है उसके अनुच्छेद 300 क में शामिल किया गया। और वर्तमान में ये एक मूल अधिकार न होकर एक कानूनी अधिकार है और इसे वर्तमान में कानूनी अधिकारों की श्रेणी में रखा गया है। ये बात यहां लिखी गई है और आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। फिर देखिए, ये जो है हमारे सामने 6 मूल अधिकार हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं। उससे पहले कितने थे? 44वें संविधान संशोधन 1978 से पहले 7। कितने थे? 7। अब कितने हैं? 6। और मैं आपको 6 के 6 याद भी करवाने वाला हूं, अभी आपको याद हो जाएंगे। देखिए, पहले हम चर्चा कर लेते हैं। पहला कौन सा है? समानता का अधिकार। दूसरा स्वतंत्रता का। तीसरा शोषण के विरुद्ध। चौथा धार्मिक स्वतंत्रता। पांचवा संस्कृति एवं शिक्षा का। और छठा संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसे डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा भी कहा है। और पंडित ठाकुर दास भार्गव साहब ने जो है वो प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है। ये बात भी रिलेट करते हुए आपको याद रखनी है। अब ये 6 के 6 सीक्वेंस से कैसे याद रखेंगे? देखिए, यदि हमें कहीं पर समानता है ना, सभी इक्वल है, और यही हमारी सनातन संस्कृति भी कहती है, हमारे वेद भी कहते हैं कि कोई व्यक्ति जन्म से नहीं कर्म से महान होता है। तो यदि सभी को समानता है तो जहां समानता होगी वहां निश्चित तौर पे क्या होगी? स्वतंत्रता होगी। वहां क्या होगी? स्वतंत्रता होगी। और जब सभी को स्वतंत्रता होगी तो कहीं किसी का भी शोषण नहीं होगा। और जब शोषण नहीं होगा तो वो व्यक्ति जो है वो किसी भी धर्म को मान सकता है, यानी उसको धर्म को मानने की स्वतंत्रता भी होगी। और सभी धर्म एक ही बात बोलते हैं कि अपनी संस्कृति का प्रचार प्रसार करो और शिक्षा का बढ़ावा करो। अब जब शिक्षा का अधिकार सभी के पास में आ जाएगा, सभी शिक्षित हो जाएंगे, तो फिर क्या करेंगे? अगर संविधान में कुछ कमियां हैं या कुछ बातें ऐसी हैं देश के अंदर जिन्हें सुधार करना चाहिए, तो फिर हम जो है उसका उपचार करेंगे, यानी संवैधानिक अधिकारों का अधिकार। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, सभी के पास समानता होगी तो निश्चित तौर पर स्वतंत्रता भी होगी, और जब स्वतंत्रता होगी तो किसी का शोषण नहीं होगा, और शोषण नहीं होगा मतलब उनको किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता है। और धर्म क्या बात बोलता है कि संस्कृति को बढ़ावा दो और शिक्षा का प्रसार करो। और जब सभी के पास शिक्षा आ जाएगी तो संविधान में या देश के किसी कानून में कोई कमी होगी तो हम उसका मिलकर क्या कर देंगे? उपचार कर देंगे। ये सारी बातें जो है 6 के 6 मूल अधिकारों में दी गई है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें।
अगली स्लाइड पर हम चलते हैं। 14 में क्या बात बोली गई है कि विधि के समक्ष समानता व विधियों का समान संरक्षण। ये समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेके 18 में जो है वो समानता का अधिकार का वर्णन किया गया है। 6 के 6 मैंने सीक्वेंस से आपको बता भी दिए, समझा भी दिए। अब प्रत्येक जो एक एक अधिकार है उसका हम यहां डिटेल से अध्ययन करने वाले हैं। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 में, इसमें अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता व विधियों का समान संरक्षण 2 बातें कही गई हैं। ठीक, अब वो बातें क्या क्या देखिए। विधि के समक्ष समानता जो है ये विचार ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है और इसकी प्रकृति कैसी है, नकारात्मक है। और विधियों का समान संरक्षण जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है और इसकी प्रकृति जो है वो सकारात्मक है। देखिए इसकी हम कभी डिटेल चर्चा करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा। ये कम से कम 20 से 25 मिनट की चर्चा है कि जैसे कहा ना कि विधियों का समान संरक्षण और विधि के समक्ष समानता, तो आपको पता है कि हमारे यहाँ पे BBIP कल्चर है, बहुत से लोगों को जो है वो इसमें छूट भी मिलती है, तो वो एक प्रकार का अपवाद है। लेकिन हमें अपवाद में नहीं जाना है, परीक्षा उपयोगी दृष्टि से जो है तैयारी करनी है, क्योंकि अपवाद कभी भी परीक्षा में नहीं पूछे जाते हैं। बस आपको याद रखना है कि विधि के समक्ष समानता व विधियों का समान संरक्षण अनुच्छेद 14 में है और विधि के समक्ष समानता का विचार जो है वो ब्रिटेन से प्रेरित है जो कि नकारात्मक प्रकृति का है, और विधियों का समान संरक्षण जो है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है और इसकी प्रकृति जो है वो सकारात्मक है। फिर अनुच्छेद 15 क्या बात बोलता है कि किसी व्यक्ति के साथ धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग व जन्म स्थान के आधार पर भेद नहीं किया जा सकता। धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग व जन्म स्थान के आधार पर भेद नहीं किया जा सकता। ये बातें आपको याद रखनी है, ठीक है, कि किस किस आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। ठीक है, यानी भाषा के आधार पर भेदभाव किया जा सकता है, पर यह भी एक चर्चा का विषय है जिसकी चर्चा हम कभी आगे करेंगे। ठीक, फिर कुछ उप बातें भी हैं जहां से आजकल प्रश्न जो है वो पूछे जाते हैं, और ये मैं ऐसा कहूं कि जो प्रारंभिक परीक्षाएं हैं उनके साथ साथ जैसे SSC की परीक्षा है, रेलवे की परीक्षा है, उन परीक्षाओं में तो ये ज्यादातर पूछे जाते हैं। जैसे कि अनुच्छेद 15(3) में क्या कहा गया है, स्त्रियों व बच्चों के लिए राज्य द्वारा विशेष प्रावधान। सीधा सा बात प्रश्न आएगा कि भाग 3 के लिए स्त्रियों व बच्चों के लिए जो विशेष प्रावधान किए गए वो कौन से अनुच्छेद के तहत है, तो अनुच्छेद 15(3) के तहत है। ठीक, फिर सामाजिक और शैक्षिक रूप से जो पिछड़े हैं उनके लिए जो विशेष प्रावधान है और उनके शिक्षण संस्थाओं में जो आरक्षण का प्रावधान है ये कौन से में है, 15(4) के अंदर ये बात दी गई है। 15(3) में क्या है, स्त्रियों और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान, और 15(4) में क्या है कि सामाजिक और शैक्षिक रूप से जो पिछड़े हुए वर्ग हैं उनके लिए विशेष प्रावधान, साथ ही उनकी जो शिक्षा के लिए आरक्षण है उसका प्रावधान भी 15(4) में किया गया है। इसका स्क्रीनशॉट आप चाहे तो ले लें। अगली स्लाइड पे हम चलते हैं। फिर 15(5) में क्या है, 15(5) में जो आप RTE जो पढ़ते हैं ना, राइट टू एजुकेशन, तो प्राइवेट शिक्षण संस्थाओं में जो प्रवेश में आरक्षण का प्रावधान है ये प्रावधान जो है 15(5) में है, और ये 93वां संविधान संशोधन 2005 से जो है संविधान में शामिल किया गया था। और वर्तमान में एक जो बात चल रही है EWS की, इस EWS को जो आरक्षण मिला हुआ है वो 15(6) के तहत मिला हुआ है। तो आपको पिछली स्लाइड में जो हमने पढ़ा ये 15(3), 15(4) ये भी इंपॉर्टेंट है, और 15(5) और 15(6) भी इंपॉर्टेंट है। हाँ, ये देखो यहां एक प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि जो EWS को आरक्षण मिला है 15(6) के तहत, ये 103वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 से मिला है। ये प्रावधान 2019 में संविधान में शामिल किया गया। फिर अनुच्छेद 16 सार्वजनिक नियोजन यानी सरकारी नौकरियों में जो अवसर की समानता है, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, सबको अवसर की समानता है। उसी के अलावा जो व्यक्ति जो समाज पिछड़े हुए हैं आर्थिक और सामाजिक रूप से, उनको भी जो समानता का प्रावधान है वो इसी अनुच्छेद के तहत किया जा रहा है। यानी देखिए अनुच्छेद 16(4) आ भी गया यहाँ पे कि SC, ST, OBC को जो आरक्षण का प्रावधान है वो भी 16 के तहत है, और जो EWS को 10% आरक्षण वर्तमान में मिला है ये भी जो है अनुच्छेद 16 में है, 16(6) में। और ये प्रावधान जैसे ये जोड़ा गया था अपने EWS की उन्नति वाला, ठीक वैसे ही इनकी शिक्षा के लिए जो जोड़ा गया है ये भी 103वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 से हमारे संविधान में जोड़ा गया है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अगली स्लाइड पे हम चलते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
अब देखिए अनुच्छेद 17 कुछ नहीं है, अस्पृश्यता का अंत भी, जो छुआछूत, सीधी सी बात करें तो इसका मतलब अस्पृश्यता मतलब है छुआछूत का अंत। ये बात आपको याद रखनी है कि अनुच्छेद 17 में दी गई है। और 18 में क्या है, उपाधियों का अंत, शिक्षा व सेना को छोड़कर। हालांकि ये जो बात दी गई है, अभी तक भारत के अंदर जो है साथियों, बहुत बड़े लेवल पर कुछ ऐसी कुसंगत मानसिक विचारधारा के व्यक्ति बैठे हैं जिनका मानसिक लेवल जो है आज तक ऊपर नहीं आया है, और उन कुछ लोगों की वजह से उनके समाज भी हमेशा प्रताड़ित होते रहे हैं, उनका समाज का भी जो है ना धब्बा लग जाता है। अभी आपने देखा होगा एमपी के अंदर एक आदिवासी व्यक्ति के ऊपर एक विधायक के प्रतिनिधि ने जो है उस पर पेशाब किया, तो देखिए कितनी बड़ी हीन मानसिकता उस व्यक्ति की रही होगी कि एक मानसिक विक्षिप्त व्यक्ति के ऊपर उसने पेशाब किया, उसको देखो क्या ही मिल गया होगा। अरे अगर आप में इतना ही दम है, इतनी ही ताकत है, तो किसी गरीब की, किसी अबला की आप मदद करो। लोग कितने बुरे काम करते हैं, आप किसी गरीब का, किसी दबे कुचले समाज के व्यक्ति का शोषण करते हैं। आपको जब आपकी आस्था किसी भगवान में है तो क्या वो भगवान इससे आपका बदला नहीं लेगा? आपको डर नहीं है? तो ऐसा काम मत कीजिए, कुछ अच्छा काम कीजिए जिससे देश में आपकी मिसाल कायम हो। खैर हमें इसके लिए काम करना है। अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17 में है, और उपाधियों का अंत शिक्षा व सेना को छोड़कर। शिक्षा में जैसे मान लो डॉक्टर की उपाधि मिलती है ना, पीएचडी की, ये उपाधियां लगा सकते हैं। सेना की जैसे लेफ्टिनेंट जनरल है ना, ये जो उपाधियां मेजर, ये उपाधियां हम उपयोग में ले सकते हैं जिनके पास में है। उसके अलावा और उपाधियां नहीं ली जा सकती हैं। फिर देखिए स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 में दिया गया है, और इसके अंदर भी जो है 6 स्वतंत्रताओं का उल्लेख है, और मैं 6 की 6 आपको याद करवाने वाला हूं। तो अनुच्छेद 19 में कितनी स्वतंत्रताएं हैं? 6 स्वतंत्रताएं हैं। फिर अनुच्छेद 19 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार आपको इनको देख लीजिए। देखिए हमें बोलने की स्वतंत्रता है, क्या वाक माने बोलना होता है, तो बोलने की स्वतंत्रता में 2 स्वतंत्रता, एक तो प्रेस की स्वतंत्रता, प्रेस कपड़े करने वाली प्रेस नहीं, मीडिया की स्वतंत्रता की बात यहां की गई है। दूसरी बात, हर किसी को अपने घर में राष्ट्र ध्वज फहराने का अधिकार है, यह बात भी हमने याद रखनी है, और ये जो है अनुच्छेद 19 1 के अंदर आती है। ठीक, अब देखिए हर किसी को बोलने की स्वतंत्रता होगी, तो अब बोलेंगे कहां? बोलेंगे तो जब सामने खूब सारे लोग होंगे, तो बोलने के लिए हम क्या करेंगे? सम्मेलन। क्या करेंगे? सम्मेलन। तो 1 में बोलने की स्वतंत्रता, फिर 2 से हमें क्या मिली? सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। अब जब हमें सम्मेलन करना है तो सम्मेलन में तो बहुत सारे लोग आएंगे, तो लोगों के बुलाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? संघ या संगठन बनाना पड़ेगा। हमने क्या किया? सम्मेलन बनाने के लिए संघ बनाया, और संघ बनाकर फिर क्या है, हम भारत में घूमे। कहां कहां घूमे? भारत में घूमे। अब जब हम कहीं घूमे तो हमें कोई जगह अच्छी लगी, तो हमने सोचा कि हम तो यहीं पर निवास करेंगे। फिर हम जहां निवास करने लगे, अब निवास तो सीधा चल नहीं सकता, पेट को भी तो कुछ ना कुछ चाहिए खाने के लिए, रोटी कपड़ा मकान चाहिए ना। फिर हमने क्या किया? कोई ना कोई रोजगार जो है, कोई कारोबार जो है, व्यापार जो है, आजीविका व्यवृत्ति करने के लिए हमने शुरू कर दिया। ठीक है, तो हमें क्या हुआ? बोलने की स्वतंत्रता। बोलेंगे कहां? किसी सम्मेलन में, और सम्मेलन के लिए हमें क्या बनाना पड़ा? संघ। और संघ बनाकर हम भारत में घूमे, और घूमते घूमते एक जगह हमें अच्छी लगी और वहां पर हम बस गए, और फिर हमने अपना जीवन यापन करने के लिए वहां पर कोई कारोबार और रोजगार शुरू कर लिया, और ये 6 की 6 स्वतंत्रताएं जो है हमारी पूरी हो गई। ठीक है, अब देखिए यहां एक स्वतंत्रता और थी, 19 1 6 के अंदर एक स्वतंत्रता और थी। कौन सी थी? संपत्ति के अधिकार की स्वतंत्रता, जिसके बारे में मैं पहले आपको बता चुका हूं कि वर्तमान में वो एक मौलिक अधिकार नहीं होकर एक कानूनी अधिकार है। यानी कि स्वतंत्रता का अधिकार में 7 स्वतंत्रताएं थी, जिसमें स्वतंत्रता के साथ साथ जो है संपत्ति की स्वतंत्रता भी थी, लेकिन उसे हटा दिया गया है, और ये 6 स्वतंत्रताएं जो हैं दी गई हैं, और आप इनको अच्छे से अब याद भी कर लेंगे। मैंने आपको ट्रिक बता दी है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे चर्चा करते हैं। अब देखिए दोष सिद्धि के संबंध में 19 हमारा पूरा हो गया। 20 में क्या आता है? दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। किसी व्यक्ति को जो है वो किसी अपराध के लिए तब तक जो है दोष सिद्ध नहीं किया जा सकता कि जब तक उसने ऐसा कोई काम नहीं किया हो जो कि कानून के अंदर अपराध हो।
यानी किसी व्यक्ति को तब तक दोषी नहीं माना जा सकता जब तक कि उसने कोई ऐसा काम किया हो जो कानून के अनुसार अपराध हो, तो उस व्यक्ति को दोषी नहीं माना जा सकता। इसमें 2-3 बातें और हैं। 20(1) में आपने पढ़ ली बात। 20(2) में क्या है कि किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए दोहरा दंड नहीं दिया जा सकता, किसी व्यक्ति को दोहरा दंड नहीं दिया जा सकता, और उसी व्यक्ति को अपने खिलाफ गवाही देने के लिए भी नहीं बाध्य किया जा सकता। यानी कि 20(3) में क्या कहा गया है कि किसी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। यह बात आ गई अनुच्छेद 20 की। अब हम आगे चलते हैं। अनुच्छेद 21 में मैंने दोनों बातें ऊपर लिख दी है, 2 बातें हैं, एक अनुच्छेद 21 की है और एक अनुच्छेद 21 कै की है। और अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 21 कै दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। अनुच्छेद 21 में क्या है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। और अनुच्छेद 21 कै में क्या है? शिक्षा का अधिकार। यह बात आपको याद हो जानी चाहिए, ठीक है। अनुच्छेद 21 में क्या है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। बस सीधी सी बात आपको याद रखनी, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। फिर शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 कै में वर्णित है। और यह जो चीज है 1992 में मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य का वाद हुआ था, उसके तहत जो है शिक्षा के अधिकार को उच्चतम न्यायालय ने एक मूल अधिकार माना है। यानी शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार उच्चतम न्यायालय ने कब माना? मोहिनी जैन और कर्नाटक राज्य का ये जो वाद हुआ 1992 का, इस वाद के बाद में जो है शिक्षा के अधिकार को एक मूल अधिकार माना। और फिर 86वां संविधान संशोधन 2002 होता है, 86वां संविधान संशोधन 2 होता है। और 3 अनुच्छेद हमारे संविधान में जो है वो वहां पर शिक्षा की बात की जाती है। पहला जो की जाती है वो बात की जाती है हमारे मूल अधिकारों के अंदर अनुच्छेद 21 कै जोड़कर। उसके अलावा हमारे जो मूल कर्तव्य हैं उनमें 11वां जो है मूल कर्तव्य जोड़कर, और फिर नीति निर्देशक तत्वों में अनुच्छेद जो 45 है वहां पर इस बात को इंगित किया जाता है। तो आपको 21 कै, 11वां मूल कर्तव्य और अनुच्छेद 45 जो है वो याद रखना है कि शिक्षा के अधिकार से संबंधित है, ठीक है। मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्यवाद का मतलब किससे है? शिक्षा के अधिकार को कानूनी मान्यता देने से। और क्या है कि 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनका मूल अधिकार है कि उनको शिक्षा मिले। मैंने आपको बता ही दिया कि 11वां मूल कर्तव्य शिक्षा के अधिकार से जुड़ा हुआ है, अनुच्छेद 21 कै में शिक्षा का अधिकार है और 45 में नीति निर्देशक तत्वों में इसको जोड़ा गया। और ये जो प्रावधान है शिक्षा का अधिकार का, ये 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ था। कब लागू हुआ? 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ। और अनुच्छेद 22 में क्या है कि गिरफ्तारी व निरोध से संरक्षण, यानी कि यहां इसका मतलब है कि किसी व्यक्ति को यूं ही नहीं है राह चलते गिरफ्तार कर लिया जाए। निरोध माने उसको जो है बिना किसी बात के विवश नहीं किया जा सकता। उसे ऐसा नहीं है कि वो व्यक्ति आम नागरिक हो, उसने कोई अपराध नहीं किया, उसके बावजूद जो है आप उसको जो है उसका शोषण करें, इस बात से रक्षा की गई है। और यह बात अनुच्छेद 22 में कही गई है। आपको समझ में आ गई होगी, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए शोषण के विरुद्ध अधिकार, यह अनुच्छेद 23 और 24 में कही गई। अनुच्छेद 23 क्या बात बोलता है? बलात् श्रम का प्रतिषेध। बलात् यानी बलपूर्वक, बलपूर्वक जो है वो किसी का शोषण हम नहीं कर सकते, जो कि भारत में बहुत जगह हो रहा है और नहीं भी होना चाहिए, क्योंकि ये गलत बात है और हमारी परंपरा के बिल्कुल गलत है। हमारी परंपरा में कहीं भी ऐसी बात नहीं है। तो बलात् श्रम का प्रतिषेध यानी मानव का दुर्व्यापार, दास प्रथा, बेगारी, बंधुआ मजदूरी, स्त्रियों व बच्चों का अनैतिक व्यापार, मनुष्यों में वस्तुओं की तरह क्रय विक्रय, जो मनुष्यों का विक्रय होता है ना, क्रय विक्रय होता है। आपने सुना होगा कि अफ्रीका से दास खरीद के लाए जाते थे, ठीक है। तो ये बात जो है वो बलात् श्रम के तहत आती है और अनुच्छेद 23 में है। 24 में क्या बात बोली गई है कि बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। 14 वर्ष से जो कम उम्र के बच्चे हैं उनको कारखानों में और खदानों में, ऐसी जगह जो कि उनके लिए हानिकारक है, वहां पर नहीं लगाया जा सकता। यह बात अनुच्छेद 24 में कही गई है कि बालकों के नियोजन का प्रतिषेध 14 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनको कारखानों व खदानों में व किसी अन्य जोखिमपूर्ण कार्य में नहीं लगाया जा सकता है। फिर आता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28 में। अनुच्छेद 25 क्या बात बोलता है? अंतःकरण की स्वतंत्रता, यानी किसी धर्म को अबाध रूप से मानने की स्वतंत्रता किसी व्यक्ति को है।
उसका आचरण करने की स्वतंत्रता है और उसका प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता है, लेकिन कानून के तहत। कानून के तहत यानी कि जो सीमाएं हैं उनमें रहते हुए किसी व्यक्ति को जो है अपना धर्म का प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता है, लेकिन हुड़दंगबाजी की स्वतंत्रता हमारे कानून में नहीं है। अब देखिए, जिस व्यक्ति को अपने धर्म के प्रचार प्रसार की अगर स्वतंत्रता मिल जाएगी तो फिर वो क्या करेगा, अपने धार्मिक कार्यों का क्या करेगा, प्रबंधन करेगा। ठीक, अपने धार्मिक कार्यों का प्रबंधन करेगा। अब जब धार्मिक कार्यों का प्रबंधन करेगा तो फिर वित्त की बात आएगी, तो फिर यह बात कहेगी कि भी धर्म की अभिवृद्धि के लिए किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लगाया जा सकता है, धार्मिक कार्यों पर किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लगाया जा सकता है। और साथ ही बात कहेगी अनुच्छेद 28 में शिक्षण संस्थाओं की स्वतंत्रता के बारे में। तो 25 में क्या कहा गया, किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता। 26 में कहा गया धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। 27 बोलता है कि धार्मिक कार्यों के संबंध में किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लगाया जा सकता। और अनुच्छेद 28 ये बात बोलता है शिक्षण संस्थाओं की स्वतंत्रता जो है संविधान द्वारा दी गई है। आगे हम चलते हैं अगली स्लाइड पे, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए तब तक। फिर देखिए संस्कृति व शिक्षा का अधिकार, अनुच्छेद 29 व 30। इसमें जो है अल्पसंख्यक वर्गों की जो शिक्षा और संस्कृति है उसके बारे में चर्चा की गई है। और क्या कहा गया है, अनुच्छेद 29 बोलता है कि अल्पसंख्यक वर्गों के जो हित है उनका संरक्षण करना, अनुच्छेद 29। और 30 में बोलता है अल्पसंख्यक वर्गों की जो शिक्षण संस्थाएं हैं उनकी स्थापना व प्रशासन का अधिकार। ये अनुच्छेद 30 के अंदर बात की गई है। फिर अनुच्छेद 31 जो कि मैं आपको शुरू में सबसे पहले बता चुका हूं, लेकिन मैंने यहां इसलिए लिखा है कि आपको बार बार ये बात याद रहे, क्योंकि यहां से बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए मैंने बार बार इसको मेंशन किया है कि 31 में क्या बताया गया है कि संपत्ति का अधिकार, लेकिन इसको वर्तमान में 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा मूल अधिकारों की श्रेणी से हटा दिया गया है और ये एक कानूनी अधिकार है, अब एक मूल अधिकार नहीं है। मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से आज इसको याद करवाने वाला हूं और अब तक आपको याद हो भी गया होगा। आगे चलते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए डॉक्टर BR अंबेडकर ने जो है अनुच्छेद 32 जो है उसे संवैधानिक उपचारों को जो अधिकार है, ये जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32, 31 की चर्चा, 30 की चर्चा हम वहां कर चुके हैं। 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसे डॉक्टर BR अंबेडकर साहब ने क्या कहा है, संविधान की आत्मा कहा है। और पंडित ठाकुरदास भार्गव साहब ने जो है, मैंने आपको पहले भी दोनों के बारे में बताया था कि किसने किसको संविधान की आत्मा कहा है, यहां भी बता रहा हूं कि पंडित ठाकुरदास भार्गव ने प्रस्तावना को और डॉक्टर BR अंबेडकर साहब ने जो है संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा कहा है। और भार्गव जी ने जो है प्रस्तावना को, जिसे कि हम उद्देशिका बोलते हैं या जिसे हम प्रियम्बल भी कह देते हैं, हमारे संविधान की प्रियम्बल इसे कहा जाता है, ठीक है, तो इसे जो है वो संविधान की आत्मा कहा है। अगली स्लाइड पे चलते हैं हम। अब कुछ परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण बातें हैं जहां से और आगे लेवल पे प्रश्न आते हैं। अब देखिए, मूल अधिकारों को लागू करने के लिए अनुच्छेद 32 के तहत तो उच्चतम न्यायालय और अनुच्छेद 226 के तहत जो है 5 प्रकार की रिट जो है वो उच्च न्यायालय जारी कर सकते हैं। ये बात आपको याद रखनी है। इस स्लाइड के अंदर हम जो जानकारी लेने वाले हैं वो जानकारी ये है कि जो मूल अधिकार है उनके संबंध में रिट जारी करने की शक्ति भी उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय को है। अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय को और अनुच्छेद 226 के तहत जो है वो उच्च न्यायालय को रिट जारी करने की शक्ति है। और 5 प्रकार के रिट जारी करते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण, यानी कि बंदी को प्रत्यक्ष लाया जाए, बंदी को पेश किया जाए। परमादेश, उच्चतम न्यायालय द्वारा आदेश दिया जाता है अपने अधीनस्थ न्यायालय को। प्रतिषेध, मना करना, यह रिट जो है वरिष्ठ न्यायालयों द्वारा अपने अधीनस्थ न्यायालयों के विरुद्ध जारी की जाती है। उत्प्रेषण, पूर्णतया सूचित करना या मंगवा लेना, या क्या करना, मंगवा लेना, ठीक है। ये भी वरिष्ठ न्यायालय जो है अपने जो नीचे जो न्यायालय उनके काम कर रहे हैं उनके विरुद्ध जारी करते हैं और उनको जो उनके वहां कोई मामला चल रहा है उस मामले को उनके पास भेजने की जो है वो बात कहते हैं कि ये मामला आपके पास चल रहा है, इस मामले को आप ऊपर भेज दीजिए, इस बात का उल्लेख कहा गया है। और अधिकार परीक्षा, आपका प्राधिकार क्या है, आपका अधिकार क्या है, यानी कि कोई व्यक्ति जो है भी उसके पास अधिकार ही नहीं है, उसके बावजूद जो है वो उस पद पर काम कर रहा है, तो जब ऐसा पता लगता है कोर्ट को तो फिर कोर्ट पूछता है अधिकार परीक्षा रिट के तहत कि आपका क्या अधिकार है जिसके तहत जो आप इस पद को धारण किए हुए हैं। तो ये 5 रिट है
ये भी आपको याद रखनी है। प्रश्न सीधा पूछा जाता है, बंदी प्रत्यक्षीकरण का क्या मतलब है? बंदी को पेश किया जाए। परमादेश का मतलब क्या है? हम आदेश देते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखिए, मूल अधिकार का सर्वप्रथम विकास कौन से देश में हुआ? ब्रिटेन में। विकास कहां होता है? ब्रिटेन में। लेकिन सबसे पहले कौन से देश के संविधान में शामिल किया गया? तो उसका उत्तर आएगा यूएसए। और हमारे संविधान में भी जो मूल अधिकार है वो यूएसए के संविधान से ही लिए गए हैं। ठीक है, फिर भारत में सबसे पहले मांग की गई 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक, 1917 से 1919 के बीच में कांग्रेस पार्टी ने बात की। 1925 में एनी बेसेंट ने मांग की थी कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल के माध्यम से। 1928 में मोतीलाल जी नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से मांग की। और 1931 में जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था, 1930, 31 और 32 तीन गोलमेज सम्मेलन होते हैं। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की तरफ से गांधी जी शामिल होते हैं और यहां पर जो है ये मूल अधिकारों की मांग करते हैं। फिर तेज बहादुर सप्रू ने जो है 1945 में मांग की। और संविधान का जब निर्माण हो रहा था उसमें मूल अधिकारों को जोड़ने के लिए मूल अधिकार व अल्पसंख्यक समिति बनी थी। संविधान में मूल अधिकार व अल्पसंख्यक समिति बनी थी जिसके अध्यक्ष जो है वो वल्लभ भाई पटेल थे। और एक मूल अधिकार व अल्पसंख्यक परामर्श उप समिति भी बनी थी जिसके अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। यानी मूल अधिकार व अल्पसंख्यक अधिकार समिति के अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल और उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी थे। ये बात आपको याद रखनी है। आगे देखिए, जो अनुच्छेद 20 व 21 में मूल अधिकार हैं उनको कभी निलंबित नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 20 व 21 में जो मूल अधिकार दिए गए हैं उनको कभी निलंबित नहीं किया जा सकता है। और ये बात 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जोड़ी गई। फिर क्या बात कही गई है कि जब भी युद्ध बाह्य आक्रमण के आधार पर अगर आपातकाल लगता है तो जो अनुच्छेद 19 के मौलिक अधिकार है वो अपने आप निलंबित हो जाते हैं। ये अच्छी बात है। कौन सी परिस्थिति में आपातकाल लगा हो? युद्ध या बाह्य आक्रमण के आधार पर लगा हो तो स्वतः ही अनुच्छेद 19 के जो 6 मूल अधिकार है वो निलंबित हो जाएंगे। लेकिन तीसरा जो आधार है सशस्त्र विद्रोह, उसके आधार पर अगर आपातकाल लगा हो तो अनुच्छेद 19 के मूल अधिकार निलंबित नहीं होंगे। फिर ये देखिए, ये प्रश्न तो अभी पीछे जो है कहते हैं अपने पूछा गया था, सीईटी के एग्जाम में पूछा गया, ईयू के एग्जाम में भी शायद तक ये प्रश्न आया था। और यूपीपीसीएस और एमपीपीसीएस की परीक्षाओं में बहुत बार यहां से प्रश्न पूछा गया है कि कौन से मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को है। तो अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 के जो मूल अधिकार है वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय नागरिकों को है। और अनुच्छेद 15(2), 17, 23, 24 के मूल अधिकार जो है वो व्यक्तियों के विरुद्ध है। व्यक्तियों के विरुद्ध मतलब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति का शोषण कर रहा है तो उस स्थिति में जो है ये मूल अधिकार प्रदान किए जाते हैं। अब देखिए, मूल अधिकारों के संबंध में जो आच्छादन का सिद्धांत या ग्रहण का सिद्धांत, ये प्रश्न बड़ा अच्छा प्रश्न है और यहां से प्रश्न कई बार पूछा गया है कि ये जो संविधान में आच्छादन का सिद्धांत या ग्रहण का सिद्धांत है ये कहां से आया? ये भिखाजी बनाम मध्य प्रदेश राज्य के वाद से आया था। और आच्छादन का सिद्धांत या ग्रहण का सिद्धांत अनुच्छेद 13(1) से संबंधित है। फिर अनुच्छेद 33 क्या बात बोलता है? ये बात बोलता है कि संसद को यह अधिकार है कि वह सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों, पुलिस बलों, खुफिया एजेंसियों के जो हैं मूल अधिकारों में प्रतिबंध लगा सकता है। यह बात कौन से अनुच्छेद में कही गई है? अनुच्छेद 33 में यह बात कही गई है। फिर आगे चलते हैं हम। और अनुच्छेद 33 के अंतर्गत जो है विधि निर्माण का अधिकार किसको है? सिर्फ संसद को है, राज्यों को यह अधिकार नहीं है। अनुच्छेद 34 क्या बात बोलता है कि मूल अधिकारों पर तब प्रतिबंध लगाता है जब भारत में कहीं भी मार्शल लॉ लगा हो। यानी कि अगर भारत में कहीं भी मार्शल लॉ लगा हो, सेना का न्याय लगा हो, सेना के अधिकार हो कहीं पर, तो अनुच्छेद 34 जो है फिर मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगाता है। और इसके संबंध में भी विधि बनाने की शक्ति जो है वो संसद को है। और फिर 35 में क्या बात बोलता है कि कुछ विशेष मूल अधिकारों को प्रभावी बनाने के लिए संसद जो है वो कानून बना सकती है, जैसे कि अनुच्छेद 16 को प्रभावी बनाने के लिए, अनुच्छेद 32 के लिए और अनुच्छेद 33 व 34 के क्रियान्वयन के लिए। इसके तहत जो है वो संसद जो है वो अपने कानून बना सकती है। तो आज ये पूरी स्लाइड के अंदर हमने जो है मूल अधिकारों के बारे में जाना और मुझे उम्मीद है आपको बड़े अच्छे से मूल अधिकार समझ में आ भी गए होंगे।
अगले वीडियोस में हम जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए आप अपनी पढ़ाई को निरंतर यूं ही जारी रखें, अपने कर्तव्य पर पथ पर जो है अग्रसर रहें, दृढ़ निश्चय होकर अपनी पढ़ाई करें। निश्चित तौर पर हमें सफलता मिलेगी। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियोस में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।